बेटा हम लोग पहुंचे मैट्रिक्स चैप्टर में। मैट्रिक्स चैप्टर में अगर हम लोगों को 3 इक्वेशन सॉल्व करनी हो और उसमें 3 वेरिएबल्स हो एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो किस तरीके से करते हैं सॉल्विंग 3 इक्वेशंस। ध्यान से सुनो, है वैसा ही 2x2 जैसा ही, जैसे 2 इक्वेशंस होती है एक्स और वाई वाली, होता वैसा ही है, बस इसमें 3 इक्वेशन है, बाकी मेथड पूरा सेम है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6, 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y प्लस 9z इक्वल टू 14। तो आंसर यहाँ से शुरू होता है, वी शुड राइट ऑल द इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 3 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू k फॉर कांस्टेंट, मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म है वो RHS में होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन लिख के रखी है। 1x में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 1 है। 1x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6, ये लिख के रखा है मैंने। 1x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6। अब ये जो इक्वल टू 6 है, जो कांस्टेंट टर्म है, वो RHS में ही होना चाहिए कंपलसरी। तो तीनों इक्वेशंस में इन लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म बना के ही दिया हुआ है, तीनों इक्वेशन का ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ ही है। तो 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 7, 2x प्लस 4y प्लस z मतलब 1z इक्वल टू 7। फिर तीसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 9z इक्वल टू 14। आगे अब ये जो x y z के कोएफिशिएंट्स है उसकी हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, A मैट्रिक्स। जैसे x के कोएफिशिएंट है 1 2 3, तो हम 1 2 3 वर्टिकली लिखेंगे, 1 2 3 पहले कॉलम में। y के कोएफिशिएंट्स हैं 2 4 2, तो हम लोग वर्टिकली लिखेंगे 2 4 2। फिर z के कोएफिशिएंट्स हैं 3 1 9, तो ये हम लोग वर्टिकली लिखेंगे 3 1 9। फिर इस जो x y z के कोएफिशिएंट्स हैं, जो x y z के कोएफिशिएंट्स हैं, इनको हम लोग वर्टिकली लिख देंगे। x के कोएफिशिएंट्स 1 2 3, y के कोएफिशिएंट्स 2 4 2, z के कोएफिशिएंट्स 3 1 9। ये हमारी मैट्रिक्स A हो जाएगी। अब A मैट्रिक्स तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे पहली मैट्रिक्स हो जाएगी A मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई बाय दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी x y z, दूसरी मैट्रिक्स हो जाएगी x y और ये वाला z, x y z, इसको वर्टिकली लिखेंगे x y z, और इक्वल टू के RHS में ये वाली मैट्रिक्स 6 7 14 जो कांस्टेंट टर्म्स थे। तो 3 मैट्रिक्स बन जाएगी, एक A मैट्रिक्स, एक x y z और एक सामने जो कांस्टेंट टर्म्स थे 6 7 14, ये 3 मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। इसके बाद मैट्रिक्स A जो है वो RHS में जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, तो वो A इनवर्स हो जाएगा। मैट्रिक्स A विल बिकम A इनवर्स व्हेन इट इज सेंट ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वेशन। आगे अब वही मैंने लिख के रखा है कि x y z इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 6 7 14। आगे फिर so first of all we should find A inverse and then multiply it in RHS with the other matrix। तो हम लोगों को यहाँ पे इस इक्वेशन को, इस स्टोरी को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा जब तक हम लोग A इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक सॉल्व हो जाने के बाद हमको पहले पूरा फोकस करना है A इनवर्स पे, A इनवर्स सही होना चाहिए, फिर हम इस इक्वेशन को वापस से कंटिन्यू करेंगे, ये वाली इक्वेशन को। तो अब हमारा काम हो जाता है सबसे पहले A इनवर्स फाइंड आउट करो। तो ये जो A मैट्रिक्स है हमारी, ये वाली 1 2 3 1 2 3 2 4 2 3 1 9, इसका इनवर्स पहले हमको फाइंड आउट करना है। तो ये A मैट्रिक्स है हमारी 1 2 3, फिर 2 4 2, फिर 3 1 9, इसका इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। अब डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का कैसे सॉल्व करते हैं मैंने बहुत बार बताया है। ये 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है। तो पहले 1 की जगह पे 1 का माइनर, मतलब 1 को दोनों साइड से कट कर दो, 1 का कॉलम भी कट कर दो और 1 की रो भी कट कर दो। ये आप लोगों को मैंने बताया बहुत बार डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। तो 1 का माइनर होगा 4 2 1 9, ये रहा 4 2 1 9, मतलब 1 को दोनों साइड से कट कर दो, 1 का कॉलम भी कट कर दो, 1 की रो भी कट कर दो। ये सब मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो ये मैं थोड़ा सा फटाफट ले लूंगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम लोग दोनों साइड से कट कर देंगे, 2 का कॉलम भी कट कर देंगे, 2 की रो भी कट कर देंगे, बाकी बचेगा 2 3 1 9।
तो ये 2 3 1 9। फिर ये वाला 3 का माइनर, ये 3 का माइनर होगा कि 3 को दोनों साइड से कट कर दो, 3 की रो भी कट कर दो, 3 का कॉलम भी कट कर दो, बाकी बचेगा 2 3 4 2। तो ये 2 3 4 2। अब आगे डिटरमिनेंट में आगे कोएफिशिएंट लिखते हैं, तो ये 1 ये 2 और ये 3 एज अ कोएफिशिएंट लिखेंगे, 1 2 3 अलोंग विद साइन। साइन होती है पहली रो की प्लस माइनस प्लस। फिर आपको पूरा सिस्टम मालूम है, डायगोनल पे है 4 और 9, तो 4 और 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायगोनल वाले दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 9, ये रहा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में एंटी डायगोनल वाले दोनों मल्टीप्लाई, एंटी डायगोनल पे 1 और 2, तो माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 और 2। उसी तरीके से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 9, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। उसी तरीके से यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ पे साइन प्लस, यहाँ पे साइन प्लस, ये -2 ही रहेगा, ये +1 ही रहेगा, और ये +3 ही रहेगा। ठीक है, इसके आगे मैं नहीं बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट आप लोगों को अच्छी तरह आता है। डिटरमिनेंट आया -20, डिटरमिनेंट -20 आया, -20 मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब इनवर्स इज पॉसिबल। इसके बाद आता है हमारा डिटरमिनेंट के बाद आता है हमारा एडजॉइंट। एडजॉइंट के अंदर पहला स्टेप होता है कोफैक्टर, फिर उस कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा एडजॉइंट आ जाता है। ये कोफैक्टर ऑफ ए, कोफैक्टर ऑफ ए सॉल्व करने से पहले ये 9 साइंस प्लस कर दो, प्लस माइनस की साइन याद कर लो, ये हमने बहुत बार किया है। इसके बाद ये ए मैट्रिक्स वही लिखा हुआ है जो स्टार्टिंग से एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स थे, 1 2 3, ये एक्स के कोफिशिएंट्स थे, 2 4 2, ये वाई के कोफिशिएंट्स थे, और 3 1 9 ये जेड के कोफिशिएंट्स थे। आगे अब इसके बाद हम लोग कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे। ये कोफैक्टर ऑफ ए है, पहले 1 की जगह पे 1 का माइनर, तो 1 का माइनर होता है 1 को दोनों साइड से कट कर दो, बाकी बचेगा 4 2 1 9, ये 4 2 1 9। साइन आपको मालूम है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट होती है सब जगह पे, पहला पहला प्लस, फिर सब जगह पे अल्टरनेट। फिर ये वाले 2 की जगह पे 2 का माइनर, तो 2 का माइनर मतलब 2 को दोनों साइड से कट कर दो, 2 का रो भी कट कर दो, 2 का कॉलम भी कट कर दो, तो ये आएगा 2 3 1 9, ये हमारा आंसर 2 3 1 9। ठीक है, फिर इस तरीके से 9 के 9 माइनर सॉल्व करेंगे, ये भी मैं बता चुका हूँ। फिर वापस वही बात है, डायगोनल माइनस एंटी डायगोनल, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। कोफैक्टर में आगे कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऊपर जो डिटरमिनेंट था उसमें आगे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते, डिटरमिनेंट में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हैं, कोफैक्टर में कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं करते। ये भी मैंने बहुत बार बताया, तो ये भी पोर्शन में सिर्फ स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग बाद में वीडियो पॉज करके सारी कैलकुलेशन लिख सकते हो। तो ये भी मैंने काफी बार समझाया है, कोफैक्टर की कैलकुलेशन बाद में लिखना, पहले देखते जाओ, पूरा समझो वीडियो लेक्चर। ये कोफैक्टर आ गया, अब कोफैक्टर को हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा एडजॉइंट आ जाता है। तो ये 34 माइनस 15 माइनस 8, ये पहला रो, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, 34 माइनस 15 माइनस 8। फिर -12 0 4, ये सेकंड रो, -12 0 4 will become second column, -12 0 4। फिर थर्ड रो -10 5 0 will become third column, third row -10 5 0 will become third column, -10 5 0। ये मैंने कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दिया तो हमारा एडजॉइंट आ गया। फिर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट जो आया 34 माइनस 15 माइनस 8, 34 माइनस 15 माइनस 8 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपको याद होगा -20 था, नहीं याद हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये डिटरमिनेंट था हमारा -20, ये डिटरमिनेंट -20 था। अब इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए।
तो ये ज्वाइंट है डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट हमारा -20 था, तो -20 को अभी डिवाइड नहीं करेंगे सबके साथ, -20 को फिलहाल बाहर ही रहने देंगे, क्योंकि अभी डिवाइड कर देंगे -20 सबके साथ तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी, इससे अच्छा -20 यहाँ पे बाहर ही रहने दो। इसके बाद जो स्टोरी हमने आधे में छोड़ी थी कि एक्स वाई जेड एक मैट्रिक्स में इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ये के फॉर कोफिशिएंट्स थे, सॉरी ये के फॉर कांस्टेंट्स थे 6, 7 और 14, जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ था आरएचएस में, ये कांस्टेंट्स हमारे। अब ए इनवर्स की जगह पे ये पूरी जो इक्वेशन है, ये पूरी जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो हम यहाँ पे ए इनवर्स की जगह पे पुटअप कर देंगे, मतलब 1/-20 ये रहा 1/-20, फिर 34 -15 8, 34 -15 8, फिर ये वाला -12 04 ये पूरा कॉपी किया हुआ है, -12 04, फिर -10 50 ये -10 50। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये भी मैं मल्टीप्लिकेशन भी बहुत बार बता चुका हूँ। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, पहली रो मल्टीप्लाई बाय पहला कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लिकेशन में बाय डिफॉल्ट बीच में साइन प्लस की होती है, तो 34 मल्टीप्लाई बाय 6 ये रहा 34 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन प्लस की होती है, फिर -12 मल्टीप्लाई बाय 7 ये -12 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर एक और प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर -10 मल्टीप्लाई बाय 14, मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ, ये तीन छोटे छोटे ब्रैकेट्स आ गए। फिर दूसरी रो मल्टीप्लाई बाय पहला कॉलम, -15 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 मल्टीप्लाई बाय 14 वही यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर -8 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 14, मतलब हमेशा ऐसा ही होता है, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, 34 मल्टीप्लाई बाय 6 204, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 -84, 10 मल्टीप्लाई बाय 14 -140, ये सारे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। फिर इनको प्लस माइनस किया हुआ है, 204 -84 -140, तो 204 -84 -140 ये -20 होता है, फिर -90 + 0 + 70 तो ये -20 होता है, -48 + 28 ये -20 होता है। अब लास्ट में बाहर वाला -20 जो डिटरमिनेंट था वो तीनों के नीचे डिवाइड कर देंगे, तो -20 डिवाइडेड बाय -20 ऑब्वियसली आंसर 1 आएगा, तीनों में 1 आएगा, फिर -20 डिवाइड बाय -20 1 आएगा, फिर -20 डिवाइड बाय -20 तो ये 1 आएगा। ये हमारे x और y और z की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा x आया 1, ये y आ गया हमारा 1 और ये z आ गया हमारा 1, तो ये तीनों की वैल्यू 1 1 1 आ गई हमारी। ये हमारा फाइनल आंसर कि x y z तीनों की वैल्यू 1 है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर, बस यहाँ तक ही हमारा आंसर है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ फिर से, यदि आप लोग लिख सको, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना। ये क्वेश्चन नंबर 31 हमारा 3 इक्वेशंस, याद रखना ये जो सामने वाली साइड कांस्टेंट है के कांस्टेंट 6 7 14 ये हमेशा कांस्टेंट टर्म्स हमेशा आरएचएस में होने चाहिए, और हमेशा पहला वेरिएबल x का होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल y का होना चाहिए, तीसरा वेरिएबल z का होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, समझो ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में ऐसा होता है 2x + 4y + z = 7। देखो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है 2x + 4y + z होता ही नहीं है, इक्वल टू डायरेक्टली 7 आ जाता है। तो अगर कभी ऐसा इक्वेशन हो 2x + 4y फिर z हो ही नहीं, इक्वल टू डायरेक्टली 7 आ जाए, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2x + 4y + 2x + 4y + 0z, कैसे लिखोगे आप 0z = 7, मतलब अगर z नहीं भी है तो भी जबरदस्ती आप z लिखोगे और z का कोफिशिएंट लिखोगे 0। अगर z नहीं भी हो तो भी आप z लिखोगे, उसका कोफिशिएंट 0 लिखोगे,
तो इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी x नहीं हो, y और z हो। तो अगर x नहीं है तो आप इसका कोफिशिएंट लिखोगे 0। जो भी वेरिएबल नहीं है वो वेरिएबल जबरदस्ती लिख के उसका कोफिशिएंट 0 लिख देना, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड है, थर्ड इक्वेशन में भी एक्स वाई जेड है, लेकिन सेकंड वाली इक्वेशन में एक्स और वाई है, जेड है ही नहीं, तो हम जबरदस्ती जेड लिखेंगे और उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, 0 भी लिखना पड़ता है। आगे इस क्वेश्चन में नहीं था ऐसे, इसलिए मैं डिलीट कर रहा हूं। चलो अभी आपको लिखना है अच्छी तरह से। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करना, लिखते जाना। डन, यहां तक ये हमारा आंसर था। लिखो बेटा अच्छी तरह, लिखोगे तो याद रहेगा, ओरली समझ में नहीं आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, ये मीटिंग है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ।